अब देखो, कहानी की शुरुआत में हम सत्या को देखते हैं जो कि रेलवे स्टेशन की बेंच पर अकेली उदास बैठी हुई थी, क्योंकि सत्या जिस लड़के को बचपन से प्यार करती थी वो आज सत्या को छोड़कर जा चुका था। कुछ देर के बाद सत्या के पापा वहां आते हैं और वो अपनी बेटी की यह हालत देख नहीं पाते और सत्या को लेकर घर आ जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सत्या अपने पापा से कहती है कि मैं जल्दी से शादी करना चाहती हूँ, आप मेरे लिए कोई लड़का देख लीजिए। सत्या के पापा उसे समझाते हैं कि तुम जल्दबाजी में फैसला मत करो, लेकिन अब सत्या अपने प्यार को भुलाकर शादी के लिए अपना मन बना चुकी थी। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि फिल्म का नाम है थंडेल और फिल्म आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगी। हिंदी में भी है और एक अच्छी लव स्टोरी फिल्म ढूंढ रहे हो तो इस फिल्म को जरूर देखना। अब कहानी पर वापस आते हैं। सत्या के कहने पर उसके पापा रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ दिन के बाद सत्या को देखने के लिए मुरली आता है और पहली बार सत्या को देखते ही मुरली अपने मन में सोचता है कि लड़की तो बहुत खूबसूरत है, पक्का शादी के लिए मना कर देगी। लेकिन सत्या शादी के लिए हाँ कर देती है और यह सुनकर मुरली भी चैन की सांस लेता है। उनका रिश्ता पक्का हो जाता है। लेकिन अगले दिन सत्या मुरली को मंदिर में मिलने के लिए बुलाती है और मुरली से कहती है कि मैं अब तक किसी और लड़के से प्यार करती थी। और यह सुनकर मुरली कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम जैसी खूबसूरत लड़की सिंगल हो ही नहीं सकती। तब सत्या कहती है कि लेकिन मैं शादी तुमसे ही करूंगी। मुरली को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर सत्या कहना क्या चाहती है। और तब सत्या उसे अपनी और अपने बॉयफ्रेंड राजू की लव स्टोरी सुनाना शुरू करती है। दरअसल सत्या के गांव में सभी मछुआरे थे और गुजरात पोर्ट से समंदर में जाकर मछलियां पकड़ते थे। 9 महीने तक वहां काम करते थे और फिर 3 महीने के लिए अपने गांव आ जाते थे। राजू भी उनमें से ही एक था और वो भी गांव वालों के साथ समंदर में होता है। जहाज पर उनका एक लीडर होता है जिसे सब लोग थंडेल बुलाते हैं और सभी लोगों के पैसों का हिसाब किताब भी थंडेल ही रखता था। फिलहाल राजू का अंकल उनका थंडेल है और वो सब मछलियां पकड़ने के बाद किनारे पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। राजू बोट पर बैठा अपने फोन में नेटवर्क आने का वेट कर रहा होता है ताकि वो सत्या को कॉल करके बता सके कि मैं घर वापस आ रहा हूँ। तभी वहां समंदर के कुछ लुटेरे पहुंच जाते हैं जो कि इन्हें मारकर इनकी मछलियां और इनके पैसे लूटना चाहते थे। लेकिन हीरो के होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है। राजू उन गुंडों की जबरदस्त धुलाई करता है और उन्हें अपने बोट से भगा देता है। फिर उसके फोन में नेटवर्क भी आ जाता है और वो सत्या को कॉल करके बता देता है कि मैं घर वापस आ रहा हूँ। फिर गुजरात में अपना काम खत्म करके राजू गांव में वापस आ जाता है और हर बार की तरह इस बार भी वो सबसे पहले सत्या के साथ लाइट हाउस पर जाता है और दोनों मिलकर वहां लगा मछुआरों का झंडा खोल देते हैं, जो कि पूरे गांव वालों के लिए एक सिग्नल था कि वो सब वापस आ चुके हैं। और उसके बाद से सत्या और राजू हर पल एक साथ ही रहते हैं। दरअसल दोनों बचपन से ही एक दूसरे से प्यार करते थे, साथ में खेलते थे और राजू की गैर मौजूदगी में सत्या उसकी माँ का भी ख्याल रखती थी और राजू भी वापस आने के बाद पूरे गांव वालों का ख्याल रखता है। खैर, इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजू देखता है कि उसके थंडेल अंकल कुछ ज्यादा ही शराब पी रहे हैं, उदास हैं। राजू उनके पास जाकर पूछता है। तब अंकल बताता है कि कुछ लोग पास वाले गांव में गांव वालों से जबरदस्ती इल्लीगल माइनिंग करवा रहे हैं। पिछली बार जब एक गांव में इस तरह से माइनिंग की गई थी तो पूरा गांव ही डूब गया था। अंकल उन लोगों से बात करने भी गया था, लेकिन उन लोगों ने अंकल को गाली देकर वहां से भगा दिया था। अब अंकल राजू से कहता है कि मैं मजबूर हूँ, थंडेल होने के बाद भी मैं गांव वालों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। यह सब कुछ सुनने के बाद राजू वहां जाता है और एक एक करके उन गुंडों की धुलाई करता है, माइनिंग रुकवा कर गांव वालों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। और यह सब देखकर अंकल बहुत खुश होता है। वो पूरे गांव वालों से कहते हैं कि राजू के अंदर लीडर बनने की सारी काबिलियत मौजूद है और वो अपनी जगह पर राजू को उनका नया थंडेल बना देता है। अगले दिन गांव में एक बच्ची का जन्मदिन मनाया जाता है। राजू और सत्या भी इस पार्टी में शामिल होते हैं। वो आदमी भी गांव का एक मछुआरा था जो कि राजू के साथ ही समंदर में मछलियां पकड़ने जाता था। और सत्या देखती है कि उसकी वाइफ चंद्रा उसके साथ झगड़ा कर रही है। वो चंद्रा के पास जाती है, उसे समझाती है कि आपके पति तो सिर्फ 3 महीने के लिए यहाँ रहते हैं, फिर 9 महीने के लिए चले जाएंगे, तो झगड़ा मत करो। तब चंद्रा उससे कहती है कि तुम अभी कुछ नहीं जानती, जब राजू के साथ तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तब तुम मेरी हालत को समझ पाओगे।
और आखिरकार उनके वापस समंदर में जाने का समय आ जाता है। राजू सुबह सुबह निकलने वाला था, लेकिन सत्या उसकी गोद में बैठी उससे बातें कर रही होती है। वो राजू को छोड़ना नहीं चाहती थी और बातें करते करते सो जाती है, जिसके बाद राजू उसे सोता हुआ छोड़कर चुपचाप वहां से चला जाता है। अगली सुबह सत्या की आंख खुलती है तो राजू वहां नहीं था और लाइट हाउस पर लगा हुआ झंडा देखकर सत्या समझ जाती है कि राजू 9 महीने के लिए वहां से जा चुका है। लेकिन इस बार सत्या राजू को कुछ ज्यादा ही मिस कर रही थी। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे होते हैं और इसी बीच में एक दिन गांव का एक मछुआरा समंदर में मछलियां पकड़ने के लिए गया हुआ था, लेकिन तूफान की वजह से वो समंदर में डूब कर मर जाता है। उसकी लाश को गांव में लेकर आते हैं और उसकी लाश को देखने के बाद सत्या की हालत खराब हो जाती है। उसे अब राजू की फिक्र होने लगती है, बुरे बुरे सपने आने लगते हैं और उसे रात में नींद नहीं आती। तब वो अपने पापा के पास जाती है, उनसे पूछती है कि आप भी पहले मछलियां पकड़ने जाते थे, लेकिन अब क्यों नहीं जाते। तब सत्या के पापा उसे अपनी कहानी बताते हैं। दरअसल एक बार सत्या के पापा समंदर में गए हुए थे, लेकिन इधर गांव में सत्या के मां की मौत हो जाती है। गांव वाले उन्हें खबर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन समंदर में नेटवर्क नहीं था और वापस आने के बाद उन्हें पता चलता है कि उसकी वाइफ को मरे हुए कई महीने बीत चुके हैं। इस दौरान राजू की मां ने ही सत्या का ख्याल रखा था, लेकिन उस दिन के बाद से सत्या के पापा दोबारा कभी समंदर में नहीं गए। उन्हें इस बात का दुख था कि वो अपनी पत्नी को आखिरी बार देख भी नहीं पाए थे और अब उन्हें डर था कि उनके जाने के बाद सत्या को कुछ ना हो जाए। अपने पिता से उनकी कहानी सुनने के बाद सत्या और भी उदास हो जाती है। खैर 9 महीने पूरे हो जाते हैं और राजू एक बार फिर से गांव में वापस आ जाता है, जिसके बाद सत्या उसे गांव वाले मछुआरे की मौत के बारे में बताती है और राजू को किसी भी तरह से अपना काम छोड़ने के लिए कहती है। लेकिन राजू उसे बताता है कि इस बार उनके सेठ ने उन्हें 9 महीने की पगार ही नहीं दी है, शायद वापस जाने के बाद ही देगा। और यह सुनकर सत्या समझ जाती है कि शायद राजू उसकी बात नहीं मानेगा। तब वो राजू को रोकने के लिए अपना सबसे पावरफुल वेपन यूज करती है। उसे कहती है कि तुम्हें मेरी कसम, तुम समंदर में वापस नहीं जाओगे। और राजू भी उसका मन रखने के लिए उसकी बात मान जाता है। 3 महीने बीत जाते हैं। सत्या को यकीन था कि राजू वापस नहीं जाएगा, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी राजू उसे सोता हुआ छोड़कर गुजरात जाने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाता है। इधर सत्या की आंख खुलती है, तब वो भागते हुए स्टेशन पर आती है और एक बार फिर से राजू को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन राजू तो ठंडेल था। वो कहता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा, नहीं तो गाँव वालों का क्या होगा। सत्या कहती है कि या तो मुझे चुनो या फिर गाँव वालों को। तभी ट्रेन भी चलने लगती है और राजू उसकी बातों का जवाब दिए बिना ही ट्रेन में चढ़ जाता है और चिल्लाते हुए उससे कहता है कि हम वापस आकर इस बारे में बात करेंगे। लेकिन राजू के इस तरह से चले जाने के बाद सत्या का दिल टूट जाता है। वो मायूस होकर वहीं स्टेशन पर बैठ जाती है और यही वो सीन था जिसे हमने इस फिल्म की शुरुआत में देखा था। खैर इस तरह से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है और अब सत्या मुरली से कहती कि देखो राजू तो चला गया, उसने मुझे छोड़कर गांव वालों को चुना, लेकिन मैं आखिरी बार राजू से मिलकर उसे ये बताना चाहती हूँ कि मैं अब उससे प्यार नहीं करती। मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया, जिसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। मुरली भी सत्या की फीलिंग्स को समझ जाता है और उसकी शर्त मान जाता है और राजू के आने तक अपनी शादी पोस्टपोन कर देता है। लेकिन दूसरी तरफ हम राजू को देखते हैं, वो अपनी बोट पर होता है। तभी समंदर में एक भयानक तूफान आता है और उनकी बोट तूफान में फंस जाती है। जब तूफान शांत होता है तो पता चलता है कि उनकी बोट पाकिस्तान के समंदर में पहुंच चुकी है और पाकिस्तान की नौसेना उन्हें अरेस्ट कर लेती है और उन्हें पाकिस्तान की जेल में डाल दिया जाता है। इधर 2 महीने बाद गांव में राजू की मां के लिए एक चिट्ठी आती है जो कि पाकिस्तान की जेल से राजू ने भेजी थी और इस चिट्ठी से पूरे गांव वालों को पता चलता है कि वो सब पाकिस्तान की जेल में बंद हैं और वहां पाकिस्तान की पुलिस उन्हें आतंकवादी समझ रही है। इधर पाकिस्तान में राजू और उसके साथियों को कोर्ट के आर्डर पर सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है और वहां जेल में बंद पाकिस्तानी कैदी उन्हें गालियां देना शुरू कर देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। जेल में एक टेररिस्ट भी था हकीम, और वो राजू और उसके साथियों के पास आता है। उनके ग्रुप में एक छोटा लड़का भी था। हकीम उस लड़के से वंदे मातरम गाने के लिए कहता है। वहीं दीवार पर भारत का नाम भी लिखा हुआ था और
जैसे ही वो लड़का वंदे मातरम गाना शुरू करता है, हकीम दीवार पर कुत्तागिरी करने लगता है और ये सब देखकर राजू और उसके साथियों का खून खौल जाता है। जिसके बाद राजू बाल्टी में पानी लेकर दीवार को साफ कर देता है, लेकिन अभी हकीम का मन नहीं भरा था। वो राजू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। राजू भी लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी जेलर उनके बीच में आ जाता है। वो राजू को मारता है और उसे कहता है कि अभी तुम्हारा जेल में आज पहला दिन है और तुम अभी से लड़ाई शुरू कर दिए। मत भूलो कि तुम इस वक्त पाकिस्तान में हो। फिर जेलर राजू और उसके साथियों को वहां से हटा देता है और हकीम से कहता है कि इन लोगों को कोर्ट में पेश भी करना है, तो तुम इन्हें कुछ मत करना। इधर गांव वाले उन्हें वापस लाने के लिए अपनी कोशिश करना शुरू कर देते हैं। वो सब सरकार के सामने अपनी बात रखने के लिए अखबार में खबर छपवाते हैं। वो खबर पाकिस्तान की जेल में भी पहुंच जाता है और राजू अखबार में सत्या का फोटो देखता है और उसकी कटिंग अपने पास ही रख लेता है। फिर कुछ दिन बाद उन्हें जेल में ही गांव वालों की चिट्ठियां भी मिलती हैं, जिसे गांव वालों ने अपने अपनों के लिए भेजा था। लेकिन राजू की मां के लेटर पर गिरा हुआ आंसू देखकर राजू समझ जाता है कि चिट्ठी सत्या ने लिखी है और वो सत्या की फीलिंग्स को भी समझ जाता है। पाकिस्तान की जेल में उनका हर दिन एक नई मुश्किल से भरा होता है और एक रात उनके ग्रुप का छोटा लड़का गायब हो जाता है। सब लोग पूरे जेल में उस लड़के को ढूंढना शुरू कर देते हैं और जब लड़का मिलता है तो उन्हें पता चलता है कि हकीम ने जबरदस्ती उस लड़के का खतना कर दिया है। राजू को यह सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो मजबूर था। वो जानता था कि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। इधर गांव की औरतों के पास धीरे धीरे पैसे खत्म हो चुके थे, क्योंकि पिछली बार भी उन्हें पगार नहीं मिली थी और इस बार तो वो सब पाकिस्तान में बंद हो गए हैं। कमाने वाला कोई नहीं था। गांव वालों की मुसीबतें बढ़ती ही जा रही थीं और यह सब देखकर सत्या मुरली के साथ गुजरात जाती है और फिशिंग कंपनी के मालिक से मिलती है और उनसे मछुआरों के पैसे मांगती है, लेकिन मालिक पैसे देने से मना कर देता है और सत्या को अपने ऑफिस से भगा देता है। लेकिन सत्या इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। वो कंपनी के बाहर पोर्ट पर ही अकेले धरने पर बैठ जाती है। थोड़ा टाइम लगता है और आखिरकार पोर्ट पर काम करने वाले दूसरे लोग भी सत्या की परेशानी को समझ जाते हैं और उसके सपोर्ट में धरने पर बैठ जाते हैं। अखबारों में भी खबर छप जाती है। मामला गंभीर होता जा रहा था और ये देखकर मालिक भी डर के मारे मछुआरों का सारा हिसाब किताब करता है और पूरे पैसे लाकर सत्या को दे देता है। सत्या वापस अपने गांव में आती है और वो पैसे अपने गांव वालों में बांट देती है। लेकिन सत्या की यह मेहनत रंग लाती है और आखिरकार भारत सरकार तक उसकी आवाज पहुंच जाती है और भारत सरकार पाकिस्तान की सरकार पर दबाव बनाती है। आखिरकार एक दिन सत्या को मिनिस्ट्री से कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि पाकिस्तान से राजू और उसके 22 साथियों को रिलीज करने का ऑर्डर आ गया है। इस बार 15 अगस्त को उन्हें भारत भेज दिया जाएगा। ये सुनकर सत्या बहुत खुश होती है। उधर पाकिस्तान की जेल में भी अपनी रिहाई की खबर सुनकर वो सब खुश हो जाते हैं। इधर मुरली के घर वाले सत्या के पापा पर शादी का दबाव बनाते हैं और मुरली भी शादी के लिए 2 सितंबर का दिन तय कर लेता है। वो सोचता है कि 15 अगस्त को राजू आ जाएगा, जिसके बाद सत्या के पास राजू के सामने अपनी बात रखने के लिए बहुत टाइम बचेगा। इधर राजू और उसके साथियों को कोर्ट में पेश किया जाता है। आज उनकी रिहाई का ऑर्डर पास होने वाला था, लेकिन तभी इंडिया से खबर आती है कि कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया है। इस खबर से पूरे पाकिस्तान में दंगे शुरू हो जाते हैं और कोर्ट में उनके रिलीज ऑर्डर को होल्ड कर दिया जाता है। राजू को कुछ समझ में नहीं आता कि अब आगे क्या होगा। पुलिस वाले उन्हें कोर्ट से वापस जेल लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन सड़क पर हंगामा हो रहा था और प्रोटेस्टर्स उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं। वो लोग राजू और उसके साथियों को मारना चाहते थे, लेकिन राजू अपने साथियों को लेकर उन लोगों के बीच से निकल जाता है और पुलिस वालों की पहुंच से भी बहुत दूर चला जाता है। इधर जेलर को पता चलता है कि राजू और उसके साथी गायब हो गए हैं, तो जेलर परेशान हो जाता है। लेकिन आधी रात को राजू खुद अपने साथियों के साथ सेंट्रल जेल पहुंच जाता है। वो जेलर से कहता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया है जो हम इस तरह चुपके से भागने की कोशिश करेंगे। इधर सत्या को पता चलता है कि उनके रिलीज ऑर्डर को होल्ड कर दिया गया है। तब सत्या मिनिस्ट्री में कॉल करती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर सुशीला जी की मौत हो गई है। वो आदमी सत्या को दिल्ली जाकर सुशीला जी की बेटी बांसुरी से मिलने के लिए और उनसे रिक्वेस्ट करने के लिए कहता है, जिसके बाद सत्या मुरली और चंद्रा के साथ दिल्ली के लिए निकल जाती है। कई दिनों तक रोज उनके घर के बाहर खड़ी होकर कोशिश करती है, लेकिन सत्या को उनसे मिलने का मौका नहीं मिलता।
और फिर एक दिन बारिश हो रही थी। सत्या दुल्हन के जोड़े में भीगते हुए उनकी गाड़ी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और ये देखकर बांसुरी जी भी समझ जाती हैं कि लड़की मुसीबत में है और वो सत्या को अपने घर के अंदर बुलाकर अपनी बात रखने का मौका देती हैं। सत्या उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाती है और किसी तरह से राजू और उसके साथियों को पाकिस्तान से वापस लाने के लिए रिक्वेस्ट करती है और सत्या की बात मानकर वो इंडियन एम्बेसी में कॉल करती हैं और एक बार फिर से राजू और उसके साथियों को छुड़ाने की कोशिश करने के लिए कहती हैं और आखिरकार उनकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाती है और पाकिस्तान की सरकार उन्हें छोड़ने के लिए मान जाती है और आखिरकार 1 सितंबर को उनकी रिहाई का दिन भी आ जाता है और आज के दिन 12 बजने से पहले सभी को इंडिया भेजने का ऑर्डर पास कर दिया जाता है। पाकिस्तान पुलिस, आर्मी और एम्बेसी के लोग उन्हें लेकर बॉर्डर पर पहुंच जाते हैं और बॉर्डर पर इंडियन एम्बेसी के साथ उनकी आइडेंटिटी को कंफर्म किया जाता है। एक एक करके सभी को बॉर्डर पार करवा दिया जाता है, लेकिन राजू के ग्रुप में एक आदमी का आधार कार्ड नहीं बना था तो उसका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो पाता। लेकिन राजू तो ठंडेल है, वो अपने किसी भी साथी को पीछे नहीं छोड़ सकता था और वो बॉर्डर पर ही बैठ जाता है और कहता है कि उसके बिना मैं वापस नहीं जाऊंगा। तब मजबूर होकर राजू का अंकल उसे बताता है कि अगर तू यहाँ से नहीं गया ना तो सत्या की शादी हो जाएगी। दरअसल पाकिस्तान की जेल में ही एक चिट्ठी के साथ उन्हें सत्या की शादी का कार्ड भी मिल गया था, लेकिन राजू के अंकल ने राजू से यह बात छिपा ली थी क्योंकि उन्हें पता था कि यह खबर सुनकर राजू का दिल टूट जाएगा। और अब जब राजू को सच्चाई पता चल जाती है तो वो एक बार फिर से बॉर्डर पार करके पाकिस्तान की तरफ चला जाता है और कहता है कि मैं इसके बिना वापस नहीं जाऊंगा। अपने ठंडेल को ऐसा करते हुए देखकर सभी मछुआरे वहां बैठ जाते हैं और ये सब देखकर जेलर इंडियन एम्बेसी से कहता है कि अब सब कुछ आपके ऊपर है। जिसके बाद इंडियन एम्बेसी के कहने पर जल्द से जल्द उस आदमी की आइडेंटिटी को कंफर्म करवाने के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार कर दिए जाते हैं और रात के 12 बजने से पहले उन्हें डॉक्यूमेंट्स मिल जाता है और सभी को बॉर्डर पार करवा दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि गांव की सारी औरतें स्टेशन पर उनके आने का वेट कर रही होती हैं। तभी वहां ट्रेन आ जाती है और सभी लोग ट्रेन से बाहर आते हैं, अपने अपनों से मिलते हैं, लेकिन राजू उनके साथ नहीं होता। सत्या की नजरें राजू को ही ढूंढ रही होती हैं। तब मुरली उसके पास आता है। वो सत्या से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने वो शादी का जोड़ा मेरे लिए नहीं पहना था, तुम अब भी राजू से प्यार करती हो, इसलिए मैंने राजू का फ्लाइट टिकट करवा दिया था। वो सबसे पहले गांव में पहुंच चुका होगा। वो सत्या को राजू के पास जाने के लिए कहता है और ये सुनकर सत्या खुश हो जाती है, भागते हुए राजू के पास पहुंच जाती है। राजू लाइट हाउस पर उसका इंतजार कर रहा होता है। दोनों प्यार से एक दूसरे से अपनी अपनी शिकायतें करते हैं और आखिर में गले लगकर सारे गिले शिकवे दूर करते हैं, हमेशा साथ रहने का वादा करते हैं और इसी के साथ ये फिल्म भी खत्म हो जाती है। तो फिल्म की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी मिलूंगा आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।